हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? आप अपने नोट में लिखिए या कमेंट कीजिए। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? आपको सबसे उपयोगी चीज़ मतलब यूजेस थिंग्स क्या लगता है? क्या आप एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्या आप जो है कि एक उस शब्द को जानते हैं जो कि सभी चीज़ में जो है कि प्रयोग किया जाता है? यह शब्द है मीडिया। अखबार में भी उपयोग किया जाता है, इंटरनेट में भी किया जाता है, संचार के अन्य साधनों में क्या किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? मीडिया शब्द का उपयोग किया जाता है। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो अपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? इस सप्ताह जो है कि रेडियो से या टेलीविज़न से चीज़ सीखी है। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर जो है कि टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया जो है कि मीडियम अंग्रेजी शब्द का कौन सा रूप है? बहुवचन है। और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारकों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के विचार का जो है कि आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। मीडियम का अर्थ क्या है? माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। जिनकी पहुंच की क्या है? लाखों लोगों तक है। देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। हाल ही में जो कि स्टार्ट हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। इनको जो है कि प्रचलन में आए 20 साल से भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 20 साल भी नहीं हुआ है। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। उसका प्रयोग जो है कि बदलता रहता है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यमों को क्यों कहा जाता है? समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। संचार माध्यम में के प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती रही है। किस प्रकार जो बदला है और वो बदलता ही रहेगा और आज भी बदल दी गई है। तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से
संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुंचते हैं। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है, तकनीकी जो है इससे भी ज़्यादा करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के बिना जो है कि जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन है। टेलीविज़न के कारण टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। विश्व समाज का जो कि एक सदस्य समझने लगे। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। अत्यंत सुदूर मतलब दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। हम जो कार्टून देखते हैं वो कहाँ के होते हैं? जापान या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया का बहुत पास ला दिया। टेलीविज़न ने जो कि दुनिया को बहुत करीब ला दिया है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। ये देखिए टाइपराइटर, इसी पर टाइप किया जाता था। संचार माध्यम और धन। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले विभिन्न तकनीक अत्यंत खर्चीला है। बात सही है, खर्चीला है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। ये सभी चीज़ का मूल्य जो है कि प्राइस बहुत हाई होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। मतलब कि केवल जो बोलता है उसको ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उसमें काम करने वाले कई सारे लोग हैं उसको भी वेतन दिया जाता है। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। जनसंचार माध्यम जो है कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। मतलब कि जो नया तकनीक होता है उसको जुटाने में भी अधिक खर्चे होते हैं। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होता है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का प्रतिष्ठान होता है। यह यंत्र टेलीवाइजर यानी कि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। ये यंत्र जो टेलीविज़न का सबसे पहला रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल्बर्ट। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। किस इंस्टीट्यूट के साथ? रॉयल इंस्टीट्यूट के पास उसने अपना जो है कि प्रदर्शन शुरू किया था। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे जो कार्यक्रम देखते हैं उनके साथ जो है कि प्रचार भी देखना पड़ता है। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदें।
वो जो प्रचार प्रसार करते हैं कि आप उससे प्रभावित होकर उस वस्तु को खरीदें। संचार माध्यम और लोकतंत्र, संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सभी क्रियाकलाप होते हैं उसकी घटनाओं का इम्पोर्टेंट होता है उसको दर्शाने के लिए। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। विचार करने का जो है कि वो आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम क्या तात्पर्य है। संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य होता है। ये देखिए, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच पड़ता है। देखिए, 10 सेकंड का यदि प्रचार कराइएगा तो 1000 रुपये से लेकर जो कि 1 लाख रुपये के बीच होता है। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। देखिए, कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। राधिका मालिक, INH। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रखा था, मतलब रोक दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपना काम पर नहीं पहुंच सके, जो कि टाइम पर वो अपना काम पर जाते थे वो नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। जो उसने बंद किया था उसका ये विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दीबाजी में ले लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैर कानूनी है। उनकी इकाई जो कि गैर कानूनी है, इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। इसके साथ यह भी साफ रहे और हरा भरा भी रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। उसको जो है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और दूसरा न्यूज रिपोर्ट है इंडिया डेली की रिपोर्ट। इंडिया डेली की रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट है, कारखाना के बंद होने से घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस, किस न्यूज़पेपर का कटिंग है? डेली न्यूज सर्विस का कटिंग है। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता जा रहा है। गलती जो है कि नगर निगम का है, वो लाइसेंस देता है तभी तो नए कारखाने खुलते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाना बंद करवाने के विरोध में
शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है। उसने जो कि वो कारखाना लगाने के लिए बहुत प्रयास किया है, बहुत काम किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। कोई विकास का जो हमें क्षेत्र दे रहे हैं वहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। चलिए, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। विषय का जो है कि एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। बात सही है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। मतलब कि दूसरा न्यूज़पेपर का कटिंग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बहुत से रोजगार आदमी जो करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। पाठकों की राय बनाने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र समाचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करें, कोई भी इफेक्टिव ना डालें। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, उसको फ्री छोड़ दिए कि वो कैसा होना चाहिए। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। संचार माध्यम जो कि फ्री नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है सरकार की उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर जो कि सेंसर लगा दिया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 1977 तक आपातकाल का था। बहुत बुरा समय था उस समय। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। वो सेंसर तो लगा देती है, लेकिन वो पूरी तरह संचार माध्यम में जब समाचार दिखाते हैं तो वो पूरी नहीं है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। वो दुनिया के विचार जो हम टीवी से देखते हैं उसी से बनता है। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। दुनिया को देखने की एक खिड़की है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम
जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच और अंत में विज्ञापन आते हैं, प्रचार प्रसार आते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है। टीवी का समय जो है बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए, मतलब थिंकिंग कीजिए, विचार कीजिए, जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के बारे में? आप अपने मन में सोचिए, विचारिए, किसके बारे में टीवी हमको दिखाते हैं। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है, संसार का अधूरा दृश्य ही हमको विजुअल कराता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा संसार है। टीवी से हटकर भी उत्सुकता भरा बहुत संसार है जो हम देख सकते हैं। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़य जीवन शैलियों से परे भी संसार है, मतलब कि जो धन के धनवान है उससे परे भी संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। जो देखते हैं, सुनते हैं, उस पर भी प्रश्न उठाना चाहिए। समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, ठीक है, उस पिछले में जो पढ़े थे। इसके कारण बहुत जटिल है, इसके कारण जो है बहुत जटिल है, मतलब कि कठिन है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो है कि कंट्रोल है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। जो निर्भरता होती है, मतलब सरकार के विरोध भी लिखना बहुत कठिन हो जाता है। जो विज्ञापन देते हैं, इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। संचार माध्यमों को जो है कि फ्री नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा, विवरण जो है कि रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, मुद्दे के एक पक्ष पर ही जो कि कंसंट्रेशन करते हैं, एक पक्ष पर ही वो कंसंट्रेट होते हैं। मसौदा तय किया जाना, मसौदा जो है कि तय किया जाना है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है, क्या समाचार में दिया जाना चाहिए या दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो समाचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। इसमें कहता है यदि आपके स्कूल में यदि कि साल में एक बार कोई उत्सव होता है तो शायद यह अखबार में नहीं छपेगा, लेकिन यदि कोई उस उत्सव में कोई प्रसिद्ध एक्टर आते हैं मुख्य अतिथि के रूप में तो समाचार माध्यमों की रुचि इस समाचार में सम्मिलित होने की हो सकती है, मतलब कि वो समाचार छप सकता है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने
निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय हो सकता है। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट कार्य जो होता है उसके माध्यम में वही ये मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर इशारा हमारा ध्यान आकर्षित किया था। वो जो खतरा हुआ था अभी जो कहता है हाल ही में संचार माध्यमों ने मतलब कोका कोला में वो कीटनाशकों का स्तर जो है खतरे के स्तर से बढ़े हुए होने के कारण वो कोका कोला में जो मिला हुआ था कीटनाशक कीड़े उसका स्तर बहुत बढ़ गया था और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसने जो वो उस मीडिया ने छापा था कि इसमें बहुत अधिक कीट है। उन्होंने कीटनाशकों की अधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उसको जो कंट्रोल कराने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पुनः सुरक्षित नहीं है, कि कोला जो है कि पुनः सुरक्षित कोला पीना जो है कि सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषयों पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। उनकी रिपोर्ट जब नहीं आती तो हमारा ध्यान भी उस कोका कोला पर नहीं जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश के लिए बड़ी समस्या है। पीने का पानी जो कि हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम की चर्चा करते हुए दिखते हैं। बहुत जो है कि कम की चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। उसने जो कि ऐसा अपना कला दिखाया कि वो सभी समाचार पत्र जो कि फ्रंट पेज पर ही उस न्यूज़ को छापा। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उसी सप्ताह जो कि झोपड़पट्टी गिरा हुआ था लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय संचार माध्यम के चलिए देखते हैं क्या होता है। यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और अनेक जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई जो है कि संचार माध्यम का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं। अलग अलग फसल का मूल्य अलग अलग होता है और उन्हें बीज तथा उर्वरकों का प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं, सलाह भी देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाली वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, जो कि फिल्मिंग का काम करते हैं। और कभी कभी इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं, जो फिल्म बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट आती है।
इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और महिलाएं। वे महिलाएं जिन्हें अभी हाल ही में पढ़ना सीखा है, वो ही इस पेपर को पढ़ते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडे निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जब किसी घटना को सरकार रोकता है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती, वो पूरा नहीं होता और एक पक्षी हो सकती है, वो एक पक्ष का हो सकता है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, कैसे रिपोर्टिंग की जाती है, उसका विज्ञापन कैसे किया जाता है। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। ये देखिए एक विज्ञापन है, सतर्कता ही संरक्षा का अधिकार, सतर्कता ही संरक्षा का आधार। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।